हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेर एकेडमी में। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 अर्थशास्त्र अध्याय 8 मुद्रा एवं बैंकिंग चैप्टर की स्टडी करेंगे। देखिए, अर्थशास्त्र का लगभग हमारे चैनल पर सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है। 1 से 2 चैप्टर्स बचे हुए हैं, उन पर भी हम जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कर देंगे। जितने भी चैप्टर्स पर अभी तक हमने वीडियोस अपलोड की हैं और आपने नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। जो भी आपके थ्योरी वाले पेपर्स होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर कैसे स्कोर करें उस पर हमने एक डिटेल में स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मुद्रा क्या होती है ये समझ लेते हैं। तो मुद्रा को हम करेंसी भी कहते हैं। तो मुद्रा करेंसी पैसा या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होता है। वह चीज़ जिसके थ्रू हम अपनी डेली लाइफ में खरीदते हैं या फिर बेचते हैं मुद्रा कहलाती है। इसमें सिक्के और कागज़ के नोट दोनों आते हैं। देखिए, मुद्रा में सिक्के और कागज़ के नोट दोनों आते हैं। आपने देखे होंगे पैसे। भारत में रुपया और पैसा मुद्रा है। भारत में रुपया और पैसा मुद्रा है। अगर आपसे अमेरिका की कोई मुद्रा पूछ ले तो आपको बता देना है कि अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। इसी तरीके से हर देश की अपनी अलग मुद्रा होती है। भारत में रुपया और पैसा मुद्रा है। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा सांकेतिक मुद्रा। इसे प्रतीक मुद्रा भी कहते हैं। प्रतीक सिक्के का मूल्य उसके धात्विक मूल्य से अधिक होता है। इन सिक्कों का मूल्य सरकार निर्धारित करती है। वह मुद्रा जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य उसके मूल्य से कम होता है यह सहायक मुद्रा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। देखिए, जो सांकेतिक मुद्रा होती है प्रतीक मुद्रा कहते हैं और सहायक मुद्रा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केंद्रीय बैंक। देखिए, केंद्र सरकार जिस तरीके से सारे राज्यों पर कंट्रोल रखती है उसी तरीके से केंद्रीय बैंक भी होती है, जो देश की सारी बैंकों का कंट्रोल अपने हाथ में रखती है। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो केंद्रीय बैंक एक वह संस्था है जो देश की मौद्रिक, बैंकिंग तथा साख व्यवस्था का इस प्रकार नियमन एवं निर्धारण करती है जिससे देश की आर्थिक प्रगति वांछित गति से उचित दिशाओं में होती रहे। शो के अनुसार, शो हमारे एक अर्थशास्त्री थे, उनके अनुसार केंद्रीय बैंक वह संस्था है जो देश में साख मुद्रा पर नियंत्रण रखता है। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों पर अपना कंट्रोल रखती है उसी तरीके से जो केंद्रीय बैंक होती है वो देश में उपस्थित सभी बैंकों पर अपना कंट्रोल रखती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, रिजर्व बैंक की स्थापना सबसे पहले जान लेते हैं कब हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। इसके अतिरिक्त स्थानीय कार्यालय, देखिए प्रॉपर मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। उसके बाद जो स्थानीय कार्यालय होते हैं वो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, पटना, कानपुर, हैदराबाद, नागपुर, बेंगलोर सहित देश के प्रमुख शहरों में है। लेकिन जो मेन है मुख्यालय वो मुंबई में स्थित है। और रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। उसके बाद आगे चलते हैं। रिजर्व बैंक को सरकार का बैंक क्यों कहते हैं। देखिए, रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक क्या करता है, जो देश में सारे बैंक हैं उनका कंट्रोल अपने हाथ में रखता है, इसीलिए हम रिजर्व बैंक को सरकार का बैंक भी कहते हैं। तो रिजर्व बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होने के नाते सरकार को आर्थिक व वित्तीय मामलों में सलाह देता है। जो रिजर्व बैंक होता है वो सरकार को जो आर्थिक मामले होते हैं उनमें सलाह देता है। रिजर्व बैंक की सलाह से सरकार मुद्रा एवं बैंकिंग संबंधी नीति निर्धारित करती है और केंद्रीय बैंक की सहायता से क्रियान्वित करती है। इसीलिए रिजर्व बैंक को सरकार का बैंक भी कहा जाता है, सरकार का सहायक बैंक कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वाणिज्य बैंक का अर्थ हमें बताना है। देखिए, वाणिज्य या व्यापारिक बैंकों से आशय ऐसे बैंकों से है जो सामान्य बैंकिंग का कार्य करते हैं, जो किसी को ऋण देना या फिर वसूली करना इस तरीके का काम करते हैं, उनमें आप पैसे भी जमा कर सकते हैं। ये बैंक रिजर्व बैंक के अधीन कार्य करता है तथा बैंकिंग नियमन अधिनियम का पालन करते हैं। ये जनता का धन जमा के रूप में स्वीकार करते हैं तथा उन्हें ऋण उपलब्ध कराते हैं। जो नॉर्मल काम करते हैं, आपने भी देखे होंगे जो बैंक आपके आजू बाजू होंगे तो वो सब वाणिज्य बैंक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा भारत के किन्हीं 6 राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम लिखिए। राष्ट्रीयकृत यानी कि जो संपूर्ण राष्ट्र में है। पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हमारे 6 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद बचत खाता क्या होता है। देखिए, मध्यम एवं निम्न वर्ग के वे व्यक्ति जो अपनी छोटी छोटी बचतों को भविष्य की आवश्यकता के लिए बचा कर रखते हैं, उन व्यक्तियों के लिए बैंक द्वारा बचत खाता खोलने की सुविधा प्रदान की गई है। इसमें लेन देन की एक सीमा होती है।
देखिए जो मध्यम या निम्न वर्ग के लोग होते हैं, जो छोटे छोटे पैसे बचाकर उन्हें सेव करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक खाता खोल दिया जाता है जिसे हम बचत खाता कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा चालू खाता। तो ये बचत खाते से अलग खाता होता है। बचत खाते में लेन देन की सीमा होती है, लेकिन चालू खाते में लेन देन की सीमा नहीं होती है। चालू खाते में कोई ब्याज नहीं मिलता है। व्यापारियों के लिए चालू खाता काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। देखिए चालू खाते में कोई भी ज़्यादा ब्याज आपको नहीं मिलता है, लेकिन बचत खाते में आपको ब्याज मिलता है। और बचत खाते में लेन देन की सीमा होती है कि बचत खाते में आप एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही जमा कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं, लेकिन चालू खाते में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मुद्रा के कार्य। सबसे पहले हमें जान लेना है कि मुद्रा के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो विनिमय का साधन, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान का साधन। यह मुद्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य द्वारा मुद्रा ने वस्तु विनिमय के दोहरे संयोग के अभाव की कठिनाइयों को दूर करके विनिमय रीति व्यवस्थित और सरल बना दिया है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। देखिए बेचकर कोई भी व्यक्ति पैसे कमा लेता है, फिर अपने हिसाब से उनको खर्चा करता है उसकी आवश्यकता के अनुसार। तो ये होगा विनिमय का साधन। मूल्य का मापन, मुद्रा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य मूल्य मापक के रूप में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की विनिमय शक्ति को आंकने का रहा है। वस्तु विनिमय के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं का अन्य वस्तुओं के रूप में मूल्य मापन एक कठिन कार्य है। तो ये हमारे मुद्रा के दो कार्य होगा। विनिमय का साधन होता है कि आपने कुछ भी चीज़ बेची, उसके बदले आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं, मुद्रा मिल जाती है, उसका यूज़ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। दूसरा मूल्य का मापन इसके थ्रू होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक अच्छी मुद्रा पदार्थ के गुण हमें लिखने हैं। अच्छी मुद्रा के हमें गुण बताने कि अच्छे मुद्रा में कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहला टिकाऊपन। एक अच्छी मुद्रा टिकाऊ होनी चाहिए, अर्थात एक बार जिस मुद्रा को निकाला जाए तो उसे का वर्षों तक प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि जल्दी से खराब नहीं होनी चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए। मितव्ययता, अच्छी मुद्रा वह है जिसमें मौद्रिक व्यवस्था बहुत महंगी ना हो, अन्यथा विकासशील राष्ट्र उसे अपनाने में असमर्थ रहेंगे, यानी कि उसकी छपाई में खर्च ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये मितव्ययता होता है। नेक्स्ट है हमारा भयनीतिया। भयनीतिया मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के लिए आवश्यक है उसमें भयनीयता का गुण हो, अर्थात उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होना चाहिए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ईजी होना चाहिए। सामान्य स्वीकृति, मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण प्राप्त होना चाहिए, अर्थात मुद्रा इस प्रकार के पदार्थ की बनी होनी चाहिए कि जिसे सभी लोग आसानी से स्वीकार कर लें, यानी कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। मूल्य स्थायित्व, अच्छी मुद्रा के मूल्यों में विशेष उतार चढ़ाव नहीं होने चाहिए, अन्यथा मुद्रा के मूल्यों में भी परिवर्तन होने लगेंगे। ये हमारे मुद्रा के कार्य हो गए। अब हम आगे चलते हैं। धातु मुद्रा व पत्र मुद्रा में अंतर। देखिए धातु मुद्रा यानी कि सिक्के, पत्र मुद्रा यानी कि जो आपके नोट होते हैं वो, उनमें हमें अंतर बताने हैं। तो धातु मुद्रा धातु की बनी होती है, सिंपल सी बात है, इसलिए जल्दी नष्ट नहीं होती है। जो आपने देखे होंगे सिक्के वो नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो कागज पर बनी होती है वो गल जाती है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स उसमें आ जाती हैं और वो जल्दी नष्ट हो जाती है। तो ये एक अंतर होगा। दूसरा ढलाई पर व्यय अधिक होता है। देखिए सिक्के बनाने में ज़्यादा खर्चा आता है, लेकिन छपाई पर थोड़ा कम खर्चा आता है। इसका टंकन टकसाल या केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। देखिए इसका टंकन या टकसाल, जो मान लीजिए 5 रुपये का सिक्का है, उस पर जो 5 रुपये या फिर जो भी कारीगरी होगी वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसका मुद्रा बैंक केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। और जो हमारा पत्र मुद्रा होती है उसका टंकन का कार्य केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। इसका अपना धात्विक मूल्य होता है। धात्विक मूल्य इन द सेंस कि अगर वो सिक्का नष्ट भी हो गया तो जो सिक्के धातु से बना है वो कुछ रुपए में बिक जाएगा। पत्र मुद्रा का स्वयं का कोई मूल्य नहीं होता। तो ये अंतर हो गए धातु मुद्रा व पत्र मुद्रा में। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैंक दर और रेपो दर में हमें अंतर बताना है कि बैंक दर और रेपो दर में क्या अंतर होता है। बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक RBI से दीर्घकालिक ऋण प्राप्त करता है। दीर्घकालीन मतलब होता है बहुत ज़्यादा समय के लिए। रेपो दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक से अल्प अवधि के लिए ऋण प्राप्त करता है। उसके बाद जब बैंक RBI से राशि ऋण के रूप में लेते हैं तो निर्धारित ब्याज की दर बैंक दर कहलाती है। जब बैंक कोई भी बैंक RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से राशि ऋण के रूप में लेते हैं तो निर्धारित ब्याज की दर बैंक दर कहलाती है। जब बैंक अपनी प्रतिभूतियों को गिरवी रख के जिस ब्याज पर RBI से उधार लेते हैं उसे रेपो दर कहते हैं। प्रतिभूति यानी कि जो भी कुछ दस्तावेज होते हैं वो। बैंक दर हमेशा रेपो दर से ज़्यादा होती है। जो बैंक दर होती है वो हमेशा रेपो दर से ज़्यादा होती है। रेपो दर हमेशा बैंक दर से कम होती है। बैंक दर बढ़ने से उपभोक्ता पर सीधा प्रभाव पड़ता है, रेपो दर बढ़ने से उपभोक्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। बैंक दर अगर बढ़ेगी तो उपभोक्ता डायरेक्टली
उससे इफेक्ट होगा, लेकिन रेपो दर से ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारे अंतर हो गया बैंक दर और रेपो दर में। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिजर्व बैंक और व्यापारिक बैंक में हमें अंतर बताना है। रिजर्व बैंक आरबीआई या फिर जो स्थानीय बैंक आपके आजू बाजू होती हैं जिनमें हम पैसा जमा करते हैं या ऋण लेते हैं, उनमें हमें अंतर बताना है। तो रिजर्व बैंक जनता से प्रत्यक्ष व्यवसाय नहीं करता। देखिए आपने भी देखा होगा, अगर आप पैसे जमा करने जाओगे तो आप रिजर्व बैंक डायरेक्ट किसी के पैसे नहीं जमा करता है, यानी कि यह जनता से प्रत्यक्ष व्यवसाय नहीं करता है। व्यापारिक बैंक जनता से प्रत्यक्ष व्यवसाय करते हैं। जो आजू बाजू के हमारे बैंक होते हैं वो हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। हम जब चाहे हमारा खाता खुलवा सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। इसे पत्र मुद्रा का निर्गमन का अधिकार होता है, इसे इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता। देखिए निर्गमन का मतलब होता है कभी भी जाकर पैसे बना सकता है केंद्रीय बैंक। यह बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है और संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था इसके अधीन होती है। देखिए जो रिजर्व बैंक होता है वो सर्वोच्च बैंक होता है देश का और संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था इसके अंतर्गत आती है। जो सारे बैंक होते हैं, व्यापारिक बैंक भी इसके अंदर ही आता है। यह बैंक देश के सभी संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था की इकाई मात्र होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसका मुख्य उद्देश्य लाभार्जन न होकर देश में आर्थिक स्थिरता स्थापित करना होता है। देखिए जो रिजर्व बैंक होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है, लाभ अर्जित नहीं करना होता है, बल्कि देश में आर्थिक स्थिति बेहतर बनाना होता है। इन बैंकों का प्राथमिक उद्देश्य ही लाभ कमाना होता है। जो स्थानीय बैंक या फिर व्यापारिक बैंक होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो ये हमारे अंतर होगा रिजर्व बैंक और व्यापारिक बैंक में। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। व्यापारिक बैंकों की 5 एजेंसी संबंधी कार्य हमें बताने हैं। व्यापारिक बैंकों के 5 एजेंसी संबंधी कार्य बताने हैं। तो एजेंसी कार्य क्या होते हैं? बैंक कुछ कार्य अपने ग्राहकों के एजेंट के रूप में करता है, इन्हें एजेंसी संबंधी कार्य हम कहते हैं। सबसे पहला है ग्राहकों की ओर से साख पत्रों का भुगतान प्राप्त करना, दूसरा ग्राहकों की ओर से भुगतान करना, तीसरा है हमारा ग्राहकों की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, धन का हस्तांतरण, प्रबंध दृष्टि। तो व्यापारिक बैंकों के 5 एजेंसी संबंधी कार्य हमने ये बता दिए हैं। और एजेंसी कार्य क्या होते हैं? बैंक कुछ कार्य अपने ग्राहकों के एजेंट के रूप में करता है, इन्हें एजेंसी संबंधी कार्य हम कहते हैं। अब आगे चलते हैं हम। बैंक के निषिद्ध या फिर वर्जित कार्य हमें बताने हैं कि बैंक क्या क्या नहीं कर सकता या फिर क्या नहीं करना चाहिए एक बैंक को। तो बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 8 व 9 के अंतर्गत बैंक को निम्नलिखित कार्य करने के अधिकार नहीं है। बैंक को ये सब कार्य करने के अधिकार नहीं है 1949 की धारा 8 व 9 के अंतर्गत। तो बैंक इस प्रकार का कोई भी व्यापारिक कार्य नहीं कर सकते जिसमें जोखिम हो, जोखिम वाला कोई भी कार्य नहीं कर सकते तथा जिसमें बैंक को आय प्राप्त होती हो। परंतु बैंक उन प्रतिभूतियों को बेच सकते हैं जो उनके पास जमानत के रूप में रखी हुई हैं। जो भी आपने जमानत के रूप में कहीं रखा हुआ है, अगर आप डेट हो गई है तो उनको बेचकर वो लाभ अर्जित कर सकते हैं। बैंकिंग प्रयोग के उद्देश्य को छोड़कर बैंक कोई भी अचल संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकती। किसी अन्य अचल संपत्ति की स्थिति में बैंक से प्राप्त करने या अधिनियम में लागू होने की तिथि से 7 वर्ष के पास रखते हैं। ये दूसरा हो गया। नेक्स्ट है हमारा, कोई भी बैंकिंग कंपनी किसी ऐसी कंपनी के अंश, गिरवी या बंधक या पूर्ण स्वामी के रूप में नहीं करेगी जिसके प्रबंध में बैंक का कोई प्रबंध निदेशक या प्रबंधक हित रखता है। तो ये हमारे बैंक के निषिद्ध कार्य हो गए या फिर वर्जित आप बोल सकते हैं कि ये कार्य बैंक नहीं कर सकता। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, केंद्रीय बैंकों को बैंकों का बैंक क्यों कहते हैं? जो केंद्रीय बैंक होते हैं उनको बैंकों का बैंक क्यों कहते हैं? तो रिजर्व बैंक देश में कार्यरत बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। हमारे देश में बैंकों का बैंक या फिर केंद्रीय बैंक क्या है? रिजर्व बैंक है। तो इस रूप में यह निम्नलिखित कार्य करता है। जो रिजर्व बैंक है वो निम्नलिखित कार्य करता है। बैंकों का नकद कोष अपने पास रखना, बैंकों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना, बैंकों की कार्य प्रणाली पर नियमन व नियंत्रण रखना, विपत्ति के समय आवश्यकता पड़ने पर अनुसूचित बैंक अपने विनिमय पत्रों को बट्टा कटवाकर अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो इसलिए जो केंद्रीय बैंक होते हैं उन्हें बैंकों का बैंक हम कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बैंक दर किसे कहते हैं? तो बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी प्रतिभूतियों पर ऋण प्रदान करता है। बैंक दर क्या है? जिस पर केंद्रीय बैंक, जो केंद्रीय बैंक होते हैं, केंद्रीय बैंक कौन सा है हमारे देश का? रिजर्व बैंक। तो व्यापारिक बैंकों को, जो भी छोटी छोटी बैंक होती हैं, उनको प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर ऋण प्रदान करता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के प्रमुख कारण हमें बताने हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। सबसे पहला, आर्थिक विकास को प्रगति प्रदान करना, व्यापारिक बैंकों का संतुलित विकास करना,
मुद्रा विकास को संगठित करना, सरकारी नीतियों व नियोजन का समुचित क्रियान्वयन, देश में बैंकिंग संस्थानों पर नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना। तो ये रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के प्रमुख उद्देश्य हैं 6। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मुद्रा का महत्व हमें बताना है। तो मुद्रा हमने जान लिया क्या होता है। वह चीज़ या फिर वस्तु जिसके थ्रू हम क्रय विक्रय करते हैं वो हमारी मुद्रा कहलाती है। आधुनिक काल में मुद्रा का अत्यधिक महत्व है। ये न केवल विनिमय को सरल बनाती है, विनिमय यानी कि आदान प्रदान, बल्कि मुद्रा के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में अनेक कार्य संभव हैं, जिससे इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए प्रो मार्शल, एक अर्थशास्त्री थे प्रो मार्शल, उन्होंने कहा मुद्रा वह धुरी है जिस पर संपूर्ण अर्थतंत्र घूमता है। मुद्रा के हमें महत्व बताने हैं। तो सबसे पहला है हमारा उत्पादक के लिए मुद्रा का महत्व। देखिए, उत्पादक के लिए मुद्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक उत्पादक को उत्पादन के विभिन्न साधनों को जुटाने, कच्चा माल खरीदने, पूंजी उधार लेने एवं विज्ञापन तथा प्रचार प्रसार के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है। मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली के सभी दोषों को दूर करती है। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है हम आगे समझेंगे। उसके सारे दोषों को दूर करती है। उपभोक्ताओं के लिए मुद्रा का महत्व, जो उपभोक्ता होते हैं उनके लिए मुद्रा का महत्व। अब यदि उपभोक्ता चाहे तो अपनी मांग को सुगमता से स्थगित कर सकता है। मुद्रा में निहित क्रय शक्ति का प्रयोग उपभोक्ता जब चाहे कर सकता है। उसके बाद वितरण के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। देखिए, आधुनिक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के विविध साधनों के पुरस्कारों का भुगतान मुद्रा में किया जाता है। श्रमिक को मजदूरी मिलती है तो हम कैसे देते हैं, उसको पैसे के थ्रू दे देते हैं कि भैया आज तुमने काम किया है पूरे दिन तो तुम्हारे 300 रुपये हो गए। उसके बाद सरकार के लिए महत्व। सरकार के लिए मुद्रा का महत्व बहुत है। मुद्रा करों, जुर्मानों, फीस और सरकार द्वारा लोगों को प्रदान की गई सेवाओं की कीमतों की वसूली को सुगम बना देती है मुद्रा। तो ये हमारे मुद्रा के महत्व हो गए। सबसे पहला है उत्पादक के लिए मुद्रा का महत्व। उसके बाद मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली के सभी दोषों को दूर करती है। विनिमय प्रणाली हम आगे समझेंगे डिटेल में। उपभोक्ताओं के लिए मुद्रा का महत्व काफ़ी अधिक होता है। वितरण के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। देखिए, वितरण के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व हम समझते हैं। मान लीजिए मजदूर ने आपके यहाँ काम किया पूरे दिन, तो उसको आप 300, 400, 500 रुपये दे देंगे, तो ये वितरण के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व हो गया। सरकार के लिए महत्व मुद्रा का काफ़ी ज़्यादा होता है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ बताइए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली होती क्या है। तो वस्तु विनिमय की वह प्रक्रिया है जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति अपनी वस्तु अथवा सेवाओं को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक राम है और दूसरा श्याम है। राम के पास बहुत सारे चावल हैं और श्याम के पास बहुत सारे गेहूं हैं। ठीक है, तो अब राम को गेहूं की आवश्यकता है तो क्या करेगा, वो श्याम से ले लेगा, और श्याम को चावल की आवश्यकता है तो वो राम से ले लेगा। यानी कि राम के पास एक चीज़ की कमी थी, वो श्याम के पास अधिकता में थी। श्याम के पास एक चीज़ की अधिकता थी, राम के पास कम था। तो ये दोनों क्या करेंगे, भाई तू मुझे दे दे, तेरे पास जो है और मेरे पास कम है वो मैं ले लेता हूँ, और तेरे पास कम है मैं तुझे दे देता हूँ। तो इस तरीके की जो व्यवस्था होती है वो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। यानी कि अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए 2 लोग मिल जाते हैं, देख लेते हैं कि उनके पास क्या अधिक है, किसी के पास क्या कम है, वो आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं। ये हमारी वस्तु विनिमय होती है। उदाहरण मैंने आपको बता दिया है कि राम के पास अपनी आवश्यकता अधिक चावल है और श्याम के पास अपनी आवश्यकता से अधिक गेहूँ। तो राम को गेहूँ चाहिए और श्याम को चावल, अतः राम और श्याम का आपस में गेहूं और चावल को बदल लेना ही वस्तु विनिमय कहलाता है। उसके बाद इसकी हमें कठिनाइयां बतानी हैं। सबसे पहला है हमारा दोहरे सहयोग का अभाव। देखिए, वस्तु विनिमय का सबसे बड़ा दोष यह है कि किसी एक ऐसे व्यक्ति से उस व्यक्ति का संपर्क होना चाहिए जिसके पास पहले व्यक्ति की आवश्यकता की वस्तु हो, अतः जिस वस्तु की आवश्यकता है वह वस्तु पहले व्यक्ति के पास हो। ऐसा सहयोग बहुत कठिनाई से मिलता है। देखिए, दोहरे सहयोग का मतलब जरूरी नहीं है कि एक दो व्यक्तियों के पास एक चीज़ की अधिकता हो या फिर एक चीज़ की कमी हो, दोनों के पास कमी हो सकती है, दोनों की अधिकता हो सकती है, तो सहयोग बहुत मुश्किल से मिलता है। वस्तु विभाजन की समस्या। देखिए, वस्तु को कैसे, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको हम विभाजित नहीं कर सकते। अगर हमने उनको विभाजित कर दिया तो वो शून्य हो जाएंगी, जैसे कि गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली। तो इस तरीके की जो वस्तु होती हैं उनका विभाजन इसके थ्रू नहीं किया जा सकता। ये कठिनाई है हमारी। दूसरा है धन संचय के साधन का अभाव। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में धन संचय के साधन उपलब्ध नहीं होते, मुद्रा का चलन नहीं होता तथा वस्तुओं की नाशवान प्रकृति होने के कारण अधिक दिनों तक तथा अधिक मात्रा में संचित नहीं किया जा सकता। उसके बाद सर्वमान्य मूल्य की समस्या।
देखिए, वस्तु विनिमय में कितनी वस्तु के बदले में कितनी वस्तु का आदान प्रदान किया जाए, इसका कोई निश्चित मापदंड नहीं होने के कारण वस्तु विनिमय में एक बड़ी कठिनाई पैदा हो जाती है। भावी भुगतान की असुविधा। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत उधार लेन देन का प्रचलन संभव नहीं हो सकता, अतः इस प्रणाली में भावी भुगतान की सुविधा का अभाव रहता है। भावी यानी कि आपने अभी चीज़ ले ली, बाद में उसका आप भुगतान कर देंगे, तो इस समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तो वस्तु विनिमय हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या होती है, हमें बताना है। तो मुद्रा पूर्ति के निर्धारकों को स्पष्ट करने की यह रीति प्रचलित है कि उच्च शक्ति मुद्रा अथवा मौद्रिक आधार के रूप में उनकी व्याख्या की जाती है। उच्च शक्ति मुद्रा वह राशि है जो व्यापारिक बैंकों के पास आरक्षितों और जनता के पास करेंसी के रूप में विद्यमान होती है। उच्च शक्ति मुद्रा बैंक जमाओं के विस्तार और पूर्ति के निर्माण का आधार होती है। देखिए, एक फॉर्मूला है H=C+R+OD+BD। देखिए, H क्या है यहाँ पर हाई पावर, C क्या है जनता के पास करेंसी, R क्या है बैंकों के पास नकदी कोष, OD क्या है रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, और BD हमारा रिजर्व बैंक के पास बैंकरों की जमा होती है। तो ये हमारी उच्च शक्तिशाली मुद्रा हो गई। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हमें बताने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। केंद्रीय बैंकिंग का आशय, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है केंद्रीय बैंक क्या होते हैं। केंद्रीय बैंकों का आशय आपको बताना है। तो केंद्रीय बैंकों का आशय किसी राष्ट्र की शीर्ष बैंकिंग अथवा मौद्रिक संस्था से है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र की समूची बैंकिंग तथा मौद्रिक व्यवस्था का नियमन या फिर नियंत्रण करना होता है और उसको स्थिरता प्रदान करना होता है। सबसे पहला है हमारा कार्य पत्र मुद्रा का निगमन। हमारे देश में नोटों के निगमन का कार्य रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। नोटों का निगमन मतलब कि नोटों को बनाना। उसके बाद सरकार का बैंकर होता है। देखिए, जो रिजर्व बैंक होता है वो सरकार का बैंकर होता है। सरकार की ओर से जमा राशि स्वीकार करता है, सरकार की ओर भुगतान करता है, सरकार की ओर से भुगतान करता है, सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करता है। सरकार का बैंकर होने के नाते सरकारी कोषों का हस्तांतरण करता है, विदेशी विनिमय का प्रबंध करता है। उसके बाद बैंकों का बैंकर, जो केंद्रीय बैंक होते हैं या फिर रिजर्व बैंक है हमारा, वो बैंकों का बैंक है। देखिए, देश में कार्यरत सभी बैंकों के रूप में कार्य करता है। इस रूप में यह बैंक निम्नलिखित कार्य करता है। बैंकों को नकद कोष अपने पास रखता है, बैंकों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराता है, बैंकों की कार्य प्रणाली पर नियमन या फिर नियंत्रण रखता है। उसके बाद साख नियंत्रण। देखिए, साख नियंत्रण, रिजर्व बैंक देश की साख की मात्रा पर नियंत्रण रखता है या फिर करता है। साख नियंत्रण नीति का उद्देश्य देश में कीमत स्तर एवं आर्थिक जगत में होने वाले उतार चढ़ाव को रोकना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा समाशोधन गृह का कार्य करता है। देखिए, देश का केंद्रीय बैंक होने के नाते रिजर्व बैंक सदस्य बैंकों के लिए समाशोधन गृह के कार्य भी संपन्न करता है। इस प्रकार की सुविधाएं देकर रिजर्व बैंक सदस्य बैंकों में रुपयों के स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाता है। विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखना। देखिए, रिजर्व बैंक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य रुपये की विनिमय दर को स्थिर बनाए रखना है। इस कार्य के लिए रिजर्व बैंक निश्चित दरों पर विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आर्थिक आंकड़ों का एकत्रीकरण व प्रकाशन। देखिए, देश की आर्थिक स्थिति का सारा लेखा जोखा रिजर्व बैंक के पास होता है, तो आर्थिक आंकड़े भी उनके पास होते हैं। इन सब का इस्तेमाल करके जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनमें सहयोग करता है रिजर्व बैंक सरकार का, कि इन क्षेत्रों में पैसे लगाने की ज़रूरत है, ये क्षेत्र पिछड़ रहे हैं। तो ये हमारे रिजर्व बैंक के कार्य हो गए। सबसे पहले पत्र मुद्रा का निगमन, सरकार का बैंकर, बैंकों का बैंकर, साख नियंत्रण, समाशोधन गृह का कार्य, विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखना, आर्थिक आंकड़ों का एकत्रीकरण व प्रकाशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, व्यावसायिक बैंक के कार्य या फिर आपको आ सकता है व्यापारिक बैंकों के कार्य। तो जमा स्वीकार करना सबसे पहला होता है, जमा स्वीकार करना। पहला चालू खाता, सावधि जमा खाता, बचत खाता। देखिए, चालू खाता और बचत खाता हमने आपको बता दिया। सावधि जमा खाता क्या होता है वो जान लेते हैं। इन खातों में धन का एक निश्चित अवधि जैसे 3 माह, 6 महीने या फिर 3 वर्ष आदि के लिए जमा किया जाता है। इन खातों में ब्याज की ऊंची दर हमें मिलती है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हमें मिलता है सावधि जमा खातों में। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपने सावधि जमा खाता खुलवाया, आपने 3 सालों के लिए वो पैसे जमा कर दिए, 3 सालों तक आप उनको निकाल नहीं सकते, तो आपको इन पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। इस तरीके के जो खाते होते हैं वो हमारे सावधि जमा खाते होते हैं। उसके बाद ऋण देना। देखिए, सबसे पहला नगद साख, प्रत्यक्ष ऋण, अधिविकर्ष और बिलों का भुगतान। तो ये हमारे व्यावसायिक बैंकों के कार्य हैं। सबसे पहला जमा स्वीकार करना, दूसरा ऋण देना। ऋण देने के अंतर्गत ये 4 आते हैं, नगद साख, प्रत्यक्ष ऋण, अधिविकर्ष, बिलों का भुगतान। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अभिकर्ता या फिर एजेंसी कार्य।
उसके बाद ग्राहकों की ओर से साख पत्रों का भुगतान प्राप्त करना, ग्राहकों की ओर से भुगतान करना, ग्राहकों की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना और प्रबंध दृष्टि। तो ये हमारे व्यापारिक बैंकों के कार्य हो गए। अब हम आगे चलते हैं, मुद्रा के दोष हमें बताने हैं। तो मुद्रा सबसे पहले होती क्या है? प्रो रॉबर्टसन, जो कि हमारे एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा कि मुद्रा जो कि अनेक वरदानों का स्रोत है, अनियंत्रित होने पर संकट एवं अस्त व्यस्तता का कारण बन सकती है। देखिए, मुद्रा का नियंत्रण होना काफ़ी जरूरी है। अगर मुद्रा नियंत्रित नहीं होगी तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो सबसे पहला दोष है हमारा व्यापार चक्रों का जन्म। उसके बाद उत्पादक साधनों का संकेंद्रण, ऋणग्रस्तता में वृद्धि, मुद्रास्फीति, आर्थिक असमानताओं को जन्म देना। तो ये हमारे मुद्रा के दोष हो गए। सबसे पहला है हमारा क्या है? व्यापार चक्रों का जन्म। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो कि मुद्रा की देन है, आर्थिक एवं व्यापारिक क्षेत्र में होने वाली चक्रीय उच्चावचों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। देखिए, उतार चढ़ाव के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या है? उत्पादक साधनों का संकेंद्रण। मुद्रा औद्योगिक व्यवस्था का आधार है, अतः समाज के कुछ व्यक्तियों के हाथ में मुद्रा इकट्ठी हो गई है, साथ ही उन्होंने उत्पादक साधनों को भी अपने हाथों में केंद्रित कर लिया है। उसके बाद ऋणग्रस्तता में वृद्धि। मुद्रा ने ऋण व्यवस्था को सुविधाजनक बना दिया है, जिससे फलस्वरूप मनुष्य को ऋण लेने में प्रोत्साहन मिलता है, जिससे गरीब देशों में भी ऋण लेकर संपन्न होने की प्रवृत्ति को बल मिला है। उसके बाद मुद्रास्फीति। विकासशील देशों को अपने आर्थिक विकास के लिए आधिकारिक राशि की आवश्यकता पड़ती है, जबकि करों व ऋणों से पर्याप्त आय नहीं हो पाती है। परिणाम स्वरूप बजट में घाटे की पूर्ति नई मुद्रा छपकर की जाती है। इसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। आर्थिक असमानताओं को जन्म देना। वर्तमान जगत में व्याप्त आर्थिक असमानता मुद्रा की देन है। वर्तमान जगत में वर्ग भेद और वर्ग संघर्ष मुद्रा की देन है। गरीबी और अमीरी का भेद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा खाई हो गई है गरीबी और अमीरी के बीच में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।